और शुरुआत करेंगे खबर 1 मिनट की, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी ने दिल्ली दौरे पर पीएम समेत कई नेताओं से यूपी के विकास पर चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। राज्य के विकास सहित कई मसलों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई। मुलाकात के अंदर किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किस गति से सरकारी योजनाओं पर काम करना है, उन सब विषयों को लेकर चर्चा की गई। तीनों लोगों ने यानी मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को एक एक पुस्तक भी भेंट की है। प्रधानमंत्री से पहले सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पहले उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की और सब लोग ने मिलकर एक काशी विश्वनाथ मंदिर की सुंदर लकड़ी की प्रतिमा उनको भेंट की। यूपी के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े मसलों पर चर्चा की। यूपी में विधान परिषद चुनाव के नतीजों से पहले दावों का दौर तेज हो चुका है। यूपी में मंगलवार को विधान परिषद चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के ऊपरी सदन में किसका बहुमत होगा। वोटों की गिनती को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों के लिए कल एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना है। 9 तारीख को तमाम जगहों पर मतदान हुए थे। कल सुबह 8 बजे से राजधानी लखनऊ में भी मतगणना होगी। साथ से आप देखें तैयारियां यहाँ मुकम्मल है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं और त्रिस्तरीय लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई है। सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। उम्मीद की जा रही है दोपहर 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। लखनऊ और उन्नाव सीट की मतगणना यहाँ होनी है, यानी कि लखनऊ में जो मतदान हुए हैं और साथ में उन्नाव में जो मतदान हुए हैं, तमाम लोगों ने जो मतदान किए हैं उन तमाम सीटों को लेकर के मतगणना यहाँ होगी। तैयारियां पूरी। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी को भरोसा है कि 27 में से भी ज्यादातर सीटों पर उसी की जीत होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के गरीबों और दलितों के कल्याण की योजनाओं को गिनाने के साथ अपने मंत्रालय की आगे की कार्य योजना को बताया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि केंद्र में कांग्रेस और यूपी में सपा बसपा की सरकारों ने जल शक्ति के क्षेत्र में काम करने की बजाय लूट खसोट करने का काम किया है। पीएम मोदी ने 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही साथ बुंदेलखंड में रह रहे लोगों के जीवन में बड़े सुधार लाने का काम किया है। माननीय मोदी जी के विजन को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए तीव्र गति के साथ कार्य हो रहे हैं। जल जीवन मिशन की हर घर नल जल में योजना से उत्तर प्रदेश के लाखों परिवार को जीवन में बड़े सुधार हो रहे हैं। प्रथम चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के 66 जिलों जल जीवन मिशन आज देश और प्रदेश के विकास को एक नई गति दे रहा है। पिछले 3 सालों से कम समय में भी जिस प्रकार से घरों में नल से जल पहुंचा है, वो जनाकांक्षाओं और जनभागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फसाहत अली ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट तो मिला, लेकिन उसकी आवाज उठाने के बजाय संसद और विधानसभा में चुप्पी साधे हुए हैं। तो सवाल है कि क्या सिर्फ सच में मुसलमानों की आवाज अखिलेश यादव नहीं उठा रहे हैं? क्या सच में सिर्फ मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया? इसकी बदौलत 111 सीटें आई हैं। लेकिन आरोप तो यही है जिसका समाधान अखिलेश यादव को निकालना होगा, क्योंकि इस बगावत का अगर समाधान नहीं हुआ तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आजम खान के करीबी फसाहत अली के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की तकरार खुलकर सामने आई है। साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के कुनबे से बगावत के सुर निकले हैं, लिहाजा बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब अखिलेश यादव, तो उन्होंने प्रदेश को बदहाल किया, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के तो पार्टी बदहाल है। पहले पिताजी, फिर चाचा और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। वैसे इस पर समाजवादी पार्टी नेताओं ने अपने नेता का बचाव किया है। उनका दावा है कि विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव बखूबी निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन के खिलाफ साजिशें रचती चली आई है। कभी राजभर जी का नाम लिया जाता है, आदरणीय आजम खान साहब का नाम लिया जा रहा है। आदरणीय आजम खान साहब के मुकदमे न्यायालय में पेंडिंग है, जिसमें बहुत से मामलों में उनकी जमानत होती है। कुछ मामले बचे जिनमें जल्द से जल्द उनकी जमानत हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं है? क्या आजम खान भी अब पार्टी से दूरी बना लेंगे? उत्तराखंड कांग्रेस ने नेतृत्व में बदलाव के जरिए नई लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश की है। करण माहरा को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। करण माहरा इस बार रानीखेत से चुनाव हार गए थे। इसके बाद भी उन्हें संगठन की कमान सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद माहरा ने सबको साथ लेकर चलने का दावा किया है। इनके संग मुझे सदन में काम करने का मौका मिला है, तो उनसे मेरे बहुत गहरे और पारिवारिक ताल्लुकात हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के मन में मेरे लिए कोई खटास होगी। मैं सबको साथ लेके चलूँगा, और खासकर जो यंग हमारे पास लीडर्स हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है और जो अभी तक आगे नहीं आ पाई, कोशिश करूँगा कि वो आके कमान संभालें। कांग्रेस आलाकमान ने सदन में पार्टी की आवाज उठाने की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है। यशपाल आर्य कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, लिहाजा उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यशपाल ने आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। अगर उनके पास जाएंगे निश्चित रूप से वो सब हम लोग एकजुट होकर आगे की जो चुनौतियां हैं, जो लड़ाई है, जो चुनाव हैं, नगर निकायों के चुनाव भी हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, एक रोड मैप तैयार करके हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होते ही सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आई, हर क्षेत्रवाद की राजनीति भी हावी होने लगी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के हाथ इस बार खाली हैं, लिहाजा उन्होंने आलाकमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। प्रीतम सिंह ने फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की धमकी दी है। जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी हैं, देवेंद्र यादव जी ने ये कहा कि कांग्रेस जो है प्रदेश में गुटबंदी की वजह से हारी, और जिसमें मुझे भी इंगित किया गया। तो मैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूंगा कि उसकी जांच कराएं। प्रीतम सिंह को कोई पद नहीं मिला तो उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने प्रीतम सिंह को पद न दिए जाने पर हैरानी जताई है। अगर कहीं जिराव हो रही होती, पूछा रहा जा रहा होता, तो मैं तो निश्चित रूप से कहता था कि प्रीतम सिंह जी का स्वाभाविक अधिकार था, उन्हें बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी का निर्णय आ गया तो शिरोधार्य है। कांग्रेस की नई लीडरशिप में सिर्फ कुमाऊं मंडल को ही तरजीह दी गई है, लिहाजा गढ़वाल मंडल के नेताओं में नाराजगी है। हालांकि कुछ नेता इसे ज्यादा तूल न देने का दावा भी कर रहे हैं। तो ऐसे निर्णय पहले भी हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2002 में जब कांग्रेस की सरकार पहली बनी थी उत्तराखंड में, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार में नंबर 2 सब जो है कुमाऊं से थे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगा। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के बड़े नेताओं ने सचिवालय के गेट के बाहर धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये अत्यधिक गंभीर मामला है, बल्कि एसआईटी से कुछ नहीं हासिल होने जा रहा है। इसमें विधानसभा की एक संयुक्त समिति गठित होनी चाहिए और जेपीसी के तर्ज पर विद क्लियर कट रूल्स के साथ, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, और वो जांच करे टाइम बाउंड तरीके से। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर तीखा हमला बोला और इस्तीफे की मांग की। लिपापोती के लिए एक विभागीय जांच होती है और उन्हीं मंत्री जी को दोबारा उसी विभाग में मंत्री बना दिया जाता है, तो ये पुष्कर सिंह धामी जी के उस बयान के बिल्कुल विरुद्ध है, खिलाफ है, जिसमें वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। इस बार नोएडा में एक स्कूल में कई छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए।
नोएडा सेक्टर 40 के द खैतान पब्लिक स्कूल में 13 छात्र कोरोना संक्रमित हुए। सुरक्षा के मद्देनजर अगले 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 टीचर भी कोरोना संक्रमित हैं, जिन्हें आइसोलेट किया गया है। खैतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में है, उसका एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर हमें जो है 13 बच्चे और 3 टीचर्स की सूचना प्राप्त हुई है कि कोविड पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ये डिटेल पूरी नहीं है, ना इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ना कोई इनका एड्रेस दिया हुआ है, ना ये पता चला कि ये कहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो अभी इसके लिए मराठी टीम को भी हमने भेजा था, लेकिन ये सूचना मिल नहीं पाई अभी पूरी तरह से, क्योंकि इन्हें स्कूल को बंद कर दिया है। सीएमओ सुनील शर्मा ने बताया कि 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इसे देखते हुए फिलहाल स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। सभी बच्चे 6ठी, 9वीं और 12वीं क्लास के हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि इस बात की फिलहाल जानकारी नहीं मिली है कि सभी का कोविड टेस्ट कहां हुआ था। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। चित्रकूट के ऊंचाड़ी जूनियर हाई स्कूल में कुछ दलित बच्चों के साथ भेदभाव का आरोप लगा है। हालात इतने बिगड़ गए कि बच्चों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक स्कूल में बच्चों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठने तक नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, बच्चों को हैंड पंप से पानी भी नहीं पीने दिया जाता। इसकी शिकायत पहले भी प्रिंसिपल से की गई थी। हम लोग जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो वो कॉलेज के बच्चे लोग जो रहते हैं तो वो मार के भगा देते हैं। हम लोग जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे चटाई बिछा देते हैं, बैठ जाते हैं तो कहते हैं हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इसके बाद बैठो, मारते हैं, भगा देते हैं। हम लोग चले आते हैं, क्या करें सर जी से शिकायत करते हैं तो कहते हैं कहाँ मारते हैं हम लोग। मामला अब प्रशासन तक भी पहुंच गया है। एसडीएम ने इस मसले को संजीदगी से लेने और समस्या का समाधान करने की बात कही। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गर्मी निकालने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की राइस मिल को कुर्क किया गया है। विधायक नाहिद हसन की संपत्ति पर प्रशासन की ये पहली कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि विधायक नाहिद हसन की सम्राट राइस मिल पर मंडी समिति का बकाया है, जिसे लेकर 2019 में राइस मिल की आरसी जारी की गई थी। लगातार नोटिस के बावजूद भी विधायक नाहिद हसन मंडी समिति का बकाया नहीं चुका पा रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने मिल गेट पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। सम्राट राइस मिल कैराना के विरुद्ध एक आरसी तहसील पे प्राप्त हुई थी, लगभग 16 लाख की। मंडी समिति की आरसी है जो तहसील पर वसूली के लिए अनुरोध से प्रेषित करी गई थी कि इसका आरसी जारी करके इसकी वसूली की जाए। इसी क्रम में एसडीएम कैराना और तहसीलदार ने इसकी जांच करी और क्योंकि ये बकाया था और काफ़ी समय से इसका पेमेंट नहीं किया गया था, इस वजह से इसमें कुर्की की कार्रवाई आज एसडीएम द्वारा करी गई है। हापुड़ में पुलिस ने निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर्स की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। हापुड़ में निफ्टेक ग्लोबल कंपनी पर लोगों को झांसा देकर 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा था। जानकारी के मुताबिक कंपनी की ओर से लोगों को 18 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया जाता था। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल भेज दिया। डीएम के आदेश के बाद एक ही दिन में करीब 14 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इससे पहले भी आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी और उसी में 14 की कार्रवाई पिछले साल 2021 में हमने की थी, जिसमें इनकी 7 करोड़ 24 लाख की प्रॉपर्टी हमने अटैच करवाई थी। इसमें डीएम महोदय का आदेश हुआ था और उसके बाद उस संपत्ति को कुर्क भी करवाया गया था। आज डीएम महोदय के द्वारा एक और आदेश किया गया, जिसमें लगभग हमने 14 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी है जो वो अटैच करवाई है। और ये जो प्रॉपर्टी है इनकी विभिन्न जनपदों में है, जिसमें हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा में भी इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई है। लव जिहाद का खेल अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पहुंच गया है। कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लव जिहाद की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीटेक स्टूडेंट मोहम्मद इलियास ने हिंदू लड़की से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। लड़की ने जब बात आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो फिर इलियास ने धमकी देनी शुरू कर दी। आरोप है कि बीटेक स्टूडेंट इलियास शादी नहीं करने पर तेजाब से हमले की धमकी दे रहा था, जिसकी पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। तहरीर के अनुसार उसके कॉलेज की उसके साथ का जो बीटेक करने वाला छात्र है, जिसका नाम मोहम्मद इलियास सना मोहम्मद हैदर अली निवासी सिद्धार्थ नगर है,
वह आए दिन उसको परेशान करता है एवं उसके मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज डालता है तथा आते जाते उसको धमकी देता है एवं शादी करने का दबाव बनाता है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11 अप्रैल को 2022 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लव जिहाद के एंगल से भी पूछताछ की जा रही है। इस बीच लड़की ने सुरक्षा के लिए भी पुलिस से गुहार लगाई है। कानपुर में लोगों ने नीम के पेड़ की 13वीं मनाई और प्रसाद भी बांटा। पनके इंडस्ट्रियल एरिया में हम रोड बिल्डिंग के बाहर नीम का पेड़ काटे जाने को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। नीम का पेड़ करीब 60 साल पुराना था, इसलिए कुछ उद्योगपतियों ने इसकी 13वीं मनाई और प्रसाद भी बांटा। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से एक सामाजिक संस्था और एक उद्यमी ने नीम का पेड़ कटवा दिया। यहाँ एक विशाल दरख्त हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था नीम का, जिसे अपने स्वार्थ के लिए बिल्डर द्वारा काट दिया गया, जिसका लगातार विरोध करते करते जब वो थक गए तो आज 13वें दिन इस पेड़ की 13वीं मनाई गई और सैकड़ों लोगों को इसका प्रसाद भी दिया गया।